हेलो एवरीवन। मैं आपसे बात करना चाहता था साइंस फिक्शन के बारे में। और साइंस फिक्शन के बारे में एक स्पेसिफिक धारणा जो हमारे मन में है, और वो धारणा किस प्रकार हमें लिमिट करती है साइंस फिक्शन के बारे में सोचते समय। और ये धारणा मोस्टली ये है कि साइंस फिक्शन इज़ अबाउट स्पेसशिप्स, रोबोट्स एंड टाइम ट्रैवल। हम लोग जब भी साइंस फिक्शन के बारे में सोचते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं जो हमें समय में इस मूवमेंट के साथ बांध कर रखती है। पर उसका मतलब ये है कि जब भी हम साइंस फिक्शन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं भविष्य के बारे में, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो भविष्य में अवेलेबल होंगी, उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो भविष्य में होंगी, या उन सोल्यूशंस के बारे में जो भविष्य में होंगी। वो सोल्यूशंस आज की प्रॉब्लम्स के बारे में होंगी। पर हम अक्सर ये नहीं सोचते कि हर भविष्य कभी ना कभी अतीत बन जाता है। हर भविष्य कभी ना कभी बन जाता है एक बीते हुए कल की कहानी। और इसीलिए हो सकता है हमें रेट्रो फ्यूचरिज्म के बारे में थोड़ा बहुत और सोचने की ज़रूरत पड़े। रेट्रो फ्यूचरिज्म यानी अतीत में भविष्य कैसा दिखता था। अगर आप रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे ऐसी आर्ट जो कि बनाए गए थे लोगों के द्वारा 40s और 50s में, कल्पना करते हुए कि साल 2001 कैसा होगा। एक मैगज़ीन में कई साल पहले मैंने पढ़ा था, एक कंपाइलेशन थी कि अतीत में भविष्य कैसा दिखता था लोगों को। उसमें आइजैक आसिमोव के लिखे हुए पीसेस थे। उसमें ऐसी 8 पीसेस थी जो कि 40s और 50s में लोगों के द्वारा बनाई गई थी। लोग इमेजिन करते थे कि हम सब उड़ने वाली बाइक्स पर अपने ऑफिस जाया करेंगे। लोग कल्पना करते थे कि हम सब ऐसी चीज़ें खाया करेंगे जो कि हमारे लिए समय बचाएगी। जैसे एक कैप्सूल जो आपको पूरे दिन की भूख मिटा देगा, उस प्रकार की चीज़ें। ऑफ कोर्स इनमें से कई चीज़ें, मतलब अगर मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूँ और मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ, तो मैं उन्हीं सॉल्यूशंस को ढूंढूंगा जो कि मेरे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस होंगी। सो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि अगर मैं आज़ाद हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे ऊपर जातिवाद का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की जहाँ पे जातिवाद नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करने की जहाँ पे रेसिज्म नहीं है, क्योंकि मैं रेसिज्म नहीं झेलता हूँ रोज़मर्रा में। तो पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इन समस्याओं के साथ डील करता है, तो जब वो फ्यूचर की कल्पना करेगा और वो सोल्यूशंस ढूंढेगा, तो हो सकता है उसकी फ्यूचरिस्टिक विजन्स में उन समस्याओं के बारे में कहानियाँ दिखें। सो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था एक कहानी की, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली सुना एक पॉडकास्ट पर और फिर इंटरनेट पर ढूंढा और वो कहानी मुझे मिल भी गई। इस कहानी का नाम है द रिपब्लिक ऑफ ओडिशा, अ पेज फ्रॉम द एनल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इसको लिखा था शशि चंद्र दत्त ने। ये कहानी 1845 में लिखी गई थी। 1845 में लिखी गई थी। तब भारत एक ग़ुलाम देश था। और इस कहानी में राइटर ने एक फ्यूचर के बारे में सोचा है, और वो फ्यूचर था 1916, 1916। 1845 में 80-85 साल भविष्य के बारे में कल्पना की गई शौशी के द्वारा, और उन्होंने इस कहानी को लिखा। इस कहानी का नाम है द रिपब्लिक ऑफ ओडिशा, अ पेज फ्रॉम द एनल्स ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्होंने इस कहानी में कल्पना की है कि उड़ीसा और उसके आसपास के रीजन्स अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद होकर एक इंडिपेंडेंट देश बन गए हैं। उन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की जिससे वो गुज़र रहे थे। उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जो कि उनके लिए शाश्वत थी, उनके लिए रियल थी। उन्होंने अपनी स्पेकुलेटिव फिक्शन में, अपनी साइंस फिक्शन में, ऑल्दो शायद इसको स्पेकुलेटिव फिक्शन कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, साइंस फिक्शन कहना थोड़ा कम बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का उतना बड़ा रोल नहीं है। ये सोशियोलॉजिकल स्पेकुलेशन है। पर स्पेकुलेटिव फिक्शन में, इस पीस ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन में, उन्होंने एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जहाँ पे वो समस्या नहीं थी जिससे वो ग्रस्त थे ना। उनके लिए 1916 बहुत दूर भविष्य था, पर हमारे लिए 1916 काफ़ी ज़्यादा अतीत में है। और कम से कम एक बात जो इस चीज़ से साबित होती है वो ये है कि अगर हम भविष्य की कल्पना को सिर्फ रोबोट, स्पेसशिप और टाइम ट्रैवल समझ लेंगे, तो हम स्पेकुलेटिव फिक्शन के पूरे दायरे को अप्रिशिएट शायद ना कर पाएँ। इसीलिए हमें स्पेकुलेटिव फिक्शन को देखना होगा एक और नज़र से, और वो है जब हम दर्द में होते हैं, जब हम कराह रहे होते हैं, जब हमें कोई नीड होती है जिसको फुलफ़िल करने का कोई तरीका नहीं होता, तो हमारे सामने होता है एक तरीका, और वो है
हमारी इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके हम विजन्स बनाते हैं। हम अपने भविष्य को एक ऐसे रूप में देखने की कोशिश करते हैं जहाँ हमारी नीड शांत हो जाए, जहाँ पे हमें वो ज़रूरतें ना हो जो अभी हमें हैं। जब हम रोबोट्स की कल्पना करते हैं तो हम एक समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं। जब सबसे पहले रोबोट्स की कल्पना की गई थी तो जिस समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा था वो लेबर से रिलेटेड था, कि हमें काम करना पड़ता है। अगर हमारे काम करने के लिए कोई और होता तो मस्त है। जब स्पेसशिप्स की कल्पना की गई थी तो हमने किस समस्या का समाधान ढूंढा? हमने ढूंढा उस समस्या का समाधान कि हम पृथ्वी पर हैं, हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ब्रह्मांड के जो तारे और तारामंडल हैं ये हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं वो ग्रह जो हमें दिख रहे हैं। क्या हम कभी वहाँ पहुँच पाएंगे? वो क्यूरियोसिटी, उस क्यूरियोसिटी की वजह से जो पेन उत्पन्न हुआ, उस पेन को सॉल्व करने के लिए हमने बनाए ये फ्यूचरिस्टिक विजन्स, जहाँ पे हम अंतरिक्ष यानों में बैठ के जा रहे होते थे दूर ग्रहों पर, वहाँ मिल रहे होते थे एलियंस से। एलियंस की कहानी कहाँ से आई? हम यहाँ हैं पृथ्वी पर और हम देखते हैं कि हम जैसे ग्रह ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पर उन तक पहुँचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और हम चाहते हैं कोई साइन कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले ना हों। और चूंकि हमने ये चाहा, हमने ये विजन्स तैयार किए जहाँ या तो हम किसी दूर सुदूर ग्रह पे जा रहे हैं और वहाँ हमें एलियंस मिल रहे हैं, या वो एलियंस हमारे यहाँ आ रहे हैं। और साथ ही साथ डर भी, हम एक दूसरे पर हमले करते हैं, हम एक दूसरे की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। अगर सुदूर ग्रहों से कोई हमारे यहाँ आएगा तो क्या वो हमारे जैसा होगा? शायद हाँ। और अगर हाँ तो H.G. वेल्स की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स बनती है, और वो सारी फिल्में बनती हैं, वो सारी एलियन इन्वेजन कहानियाँ बनती हैं जहाँ एलियंस आते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के लोगों को मारने के लिए, पृथ्वी पर अख्तियार इस्टेब्लिश करने के लिए, पृथ्वी के रिसोर्सेज चुराने के लिए, इंसानों को खाने के लिए, इंसानों को कंट्रोल करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो हमारे प्रेजेंट डे पेन पैदा करते हैं हमारे फ्यूचर के सपनों के बारे में, सपनों को। और कई केसेस में स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है वो जहाँ पे हम एक पेन से गुज़र रहे होते हैं और हम अपने आप को, जैसे आप एक बच्चे को डराएंगे कि बाहर मत जा नहीं तो तुझे कोई भूत उठा ले जाएगा। हम बच्चे को वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जब बाहर जाएंगे अकेले तो वो सचमुच खतरे में होंगे, पर उन खतरों को समझने की शक्ति उनमें नहीं है। इसीलिए हम भूत पैदा करते हैं ताकि हम बच्चों को ये कह सकें कि अगर तुम बाहर जाओगे तो भूत में तुम्हें उठा ले जाएगा। और भूत के डर से बच्चा बाहर ना जाए और ना जाने की वजह से उन बाकी सारे ख़तरों से बच जाए जो रियल हैं। सो अगर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कचरा बन रही है, अगर हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी डिस्टोपिया की तरफ बढ़ रही है, तो हो सकता है हम एक ऐसी कहानी लिखें जहाँ वो डिस्टोपिया सच हो गया है। उन केसेस में स्पेकुलेटिव फिक्शन बन जाती है एक वार्निंग, जिसे सुनकर हो सकता है हम संभल जाएं, हम सुधर जाएं और हम वो चीज़ें ना करें जिसकी वजह से वो दुर्गम भविष्य हमारे सामने शाश्वत सत्य बन जाए। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। इस बारे में मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद साइंस फिक्शन लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर लोगों के साथ साइंस फिक्शन के बारे में और ज़्यादा बातें करूँ और कर सकूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस देखना सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप जिसके जवाब आप जानना चाहते हैं, क्या ऐसी कहानियाँ हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं पर आपको पता नहीं वो कहाँ मिलेंगी, ये भी बताइएगा। अगर हो सका तो मैं ढूंढ कर पढ़ कर आपको उन कहानियों के बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ उनके बारे में भी आपको अपडेटेड रख सकूँ। सो या ये वीडियो एक ही टेक में रिकॉर्ड किया, इसकी कोई खास एडिटिंग मुझे लगता नहीं मैं करने वाला हूँ। So thank you for bearing with my fumbling etc. And let me know how you like this video and leave a comment. Thank you.